ओके सो देखिए, मेरा जो आज का आपको इंटरेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू ऑल द करियर ऑप्शंस यू आर हैविंग आफ्टर योर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? ऑल्दो आई विल रिलेट द थिंग्स मेजॉरिटी विद दिस गेट एग्जाम, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आपका जितना भी करियर ऑप्शन है उससे रिलेट करता है, राइट? और जैसा कि भी मैम ने बताया कि इसके थ्रू बहुत ऑप्शंस हैं, आपको उसके थ्रू कैसे जाना चाहिए, करना है या नहीं करना वो एक अलग मैटर है। मेरा मानना यह है कि आप लोग को एटलीस्ट अवेयरनेस होना जरूरी है कि आप लोग के पास ऑप्शंस है क्या, क्योंकि अदरवाइज होता क्या, डाउन द लाइन ऑफ 4-5 इयर्स के बाद आपका फ्रेंड कुछ करके निकलता है इसी के बाद, वो बहुत अच्छा किसी स्टेज पे आ जाता है और हमें लगता है कि हमें पता लगता है उस टाइम पे यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था, इसके बारे में तो किसी ने मेरे को बताया नहीं, शायद अगर मेरे को पता होता तो मैं भी कर लेता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आते हैं और मैं इस चीज का गारंटी लेता हूं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको बहुत सारी अवेयरनेस, बहुत सारी चीजों का ऐसा पता लगेगा, शायद आप लोगों ने पहली बार चीजों के बारे में उसके बारे में सुना होगा, राइट? सो आप ये सेशन को मेरे को इंटरेक्टिव रखना है, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट आएगा आपको उसको मेरे से पूछना है, इंटरेक्टिव रखना है, कम्युनिकेट करना है, डिस्कशन करना है, कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा, राइट? तो वैसे मैंने इसका छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया था। प्रेजेंटेशन का बेनिफिट हो जाता है कि आप एक ऑर्डर में चीजों को लेके चलते हैं, तो अदरवाइज कोई बात नहीं, आई थिंक इतना सफिशिएंट है, आप रिलेट करते चले जाएंगे। सी माय नेम इज गुरविंदर, सो वी आर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स करियर पॉइंट। 2011 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर गेट, और यूआईटी से ही स्टार्ट किया था, स्पेशली विद द मैकेनिकल ब्रांच स्टूडेंट्स। मेरे को नहीं पता आप लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं पता कि जब हमारे साथ पास पहले साल जब स्टूडेंट्स आए थे यूआईटी के, तो तकरीबन 8 स्टूडेंट थे और 8 के 8 स्टूडेंट पहली ही बारी में पीएसयू चले गए थे। मैं आपको यहाँ पे सारी वो ऑप्शंस लेके चलूंगा कि आप किस डायरेक्शन में अपना जो करियर है वो परस्यू कर सकते हो, या किस डायरेक्शन में आपको अपना करियर परस्यू करना चाहिए। देखिए, जो आज का जो लेक्चर है वो बहुत हद तक वो आपके बेनिफिट के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए, तो सिर्फ आधे घंटे के लिए मेरे ऊपर फोकस कर रखना कि सुनना ध्यान से चीजें। ऑल्दो कि ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ये बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर इसका, लेकिन एक इमीडिएट जो है वो रिस्पॉन्स, एक इमीडिएट जो अटेंशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आप लोगों के बेनिफिट के लिए। आप लोग सभी जो यहाँ पे हैं वो सभी थर्ड ईयर से ही है ना? सेकेंड ईयर भी है यहाँ पे? ओनली थर्ड ईयर इज देयर, गुड। Okay, so as I told you that we have started in 2011 with our offline platform, and in 2017 we started by the name of Yourpedia, our online platform. Yourpedia के इस टाइम पे रफली 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, 240K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें बहुत करियर ऑप्शंस हैं हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो पूरे इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दैट Yourpedia is providing, राइट? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उस ऑप्शन से जिसके लिए एक्चुअल में गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। गेट का एग्जाम एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था फॉर द प्रमोटिंग द हायर स्टडीज। देखो, आप लोगों को पता होगा कि कंट्री जैसे अभी हम इंडिया की बात करें, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग को डेवलप्ड करने के लिए किसी भी कंट्री में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो इंजीनियर का होता है। यस और नो? लॉयर कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, डॉक्टर डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ इंजीनियरिंग के बिना कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। और इंजीनियर कैसे डेवलपमेंट कर सकता है? बाय द टेक्नोलॉजी ओनली, कि जब तक आप किसी कंट्री के अंदर ही वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करोगे, ये नहीं से जाएगा कि हम कभी डेवलप हो जाएंगे। रिसोर्सेज है हमारे पास, कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की, मैन पावर का कोई कमी नहीं है, बहुत ऑप्शंस है, बहुत रिसोर्सेज है, हमें बस उसको क्या करना होता है, बेस्ट यूटिलाइज करना होता है। अब बात कहां से स्टार्ट हुई है? 47 में पार्टीशन हुआ, उसके बाद कंट्री का रिक्वायरमेंट फील हुआ है कंट्री को कि नहीं यार इसको डेवलप तो करना है। डेवलप किससे होगा? एक ही चीज से होगा, वो होगा आपका टेक्नोलॉजी से। इसके लिए क्या है कि आपका रिसर्च विंग जो है ना, R&D डिपार्टमेंट किसी भी कंट्री का वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इजराइल एक छोटी सी कंट्री है। अब रिसर्च होती कहां पे है? इंडस्ट्रीज में रिसर्च नहीं होती है। टाटाज, मारुतिज ये रिसर्च नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है R&D डिपार्टमेंट होगा, लेकिन वहां पे एक्चुअल में R&D नहीं हो रहा है। जो एक्चुअल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है वो प्रोफेसर्स का होता है। आई थिंक आप लोगों को सभी को मेरी तरफ ही देखना चाहिए, वहां क्या देख रहे हो, रोज देखते हो जो यहाँ पे हैं, राइट? सो R&D डिपार्टमेंट किसी भी कंट्री के अंदर जो मेन काम करता है वो कॉलेजेस के अंदर होता है, प्रोफेसर्स करते हैं, IITs के प्रोफेसर करते हैं, NITs के प्रोफेसर्स करते हैं, राइट? ट्रिपल IITs हैं और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक बिट्स, VIT वगैरह, जहां पे एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, जिसका रिक्वायरमेंट कंट्री को है।
बहुत प्रोजेक्ट है कंट्रीज के अंदर जिसके ऊपर अभी खाली पड़े हैं वो प्रोजेक्ट जिनके लिए उनको काम करने के लिए पर्सन नहीं मिल रहे हैं। तो इसी नीड को फील करते हुए कंट्री में ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था विच इज फॉर द नोन एज द गेट एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एग्जाम, राइट। अब गेट एग्जाम जब जैसे मैंने आपको बताया इट वाज टू प्रमोट द हायर स्टडीज कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। इसका एक्चुअल में जो स्टार्ट हुआ है वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हुआ है फॉर द हायर स्टडीज। अब ठीक है हायर स्टडीज के लिए प्रमोट कर रहे हैं, उसमें लाना है बच्चों को, लाना है, रिसर्च करनी है उसके अंदर, तो लेकिन होगा काम कैसे, मोटिवेशन कैसे आएगा बच्चों में। आप लोग 20, 21, 21, 22 साल की एज में बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं और हमें पता नहीं किस चीज की जल्दी होती है कि नहीं हमें इमीडिएटली जॉब चाहिए। सॉरी टू से मेरे को लगता है कि 5 से 7% से ज्यादा या 10% मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर कि जिनको एक्चुअल में जॉब का नीड होता है एट द एंड ऑफ 21-22 ईयर्स का एज। और ये चीज लाइफ में याद रखना है। अब वो स्टेज पे हैं जहां पे आपको डिसीजंस लेने हैं और मैं आपको एक चीज थंब रूल लेके जा रहा हूं कि यार जॉब करने का जल्दी मत करना लाइफ के अंदर। वो सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा कि अगर आप जॉब करने का जल्दी करेंगे। रीजन उसके पीछे मैं आपको बता रहा हूं। देखो जितने भी लोग यहाँ पे हैं मेजोरिटी लोग यही दिमाग में लेके चल रहे हैं कि नहीं यार मेरे को यहाँ से प्लेसमेंट लेना है या मेरे को ये लोग है। काफी हद तक क्योंकि आप 3rd ईयर में आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि मेरे को किस डायरेक्शन में अपना करियर परस्यू करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं क्योंकि हमने जब 2011 से चीजें स्टार्ट की हैं तो 10-12 साल हो गए हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं ना बच्चों का कि जो फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच के जो पास आउट हुए थे, कुछ बच्चे पीएसयू चले गए, कुछ हायर स्टडीज के लिए चले गए, कुछ मैनेजमेंट के लिए चले गए, कुछ मास्टर्स के लिए चले गए, कुछ डायरेक्ट पीएचडी के लिए चले गए, कुछ निट्टी के लिए चले गए, कुछ एमबीए प्रोग्राम के लिए चले गए। तो आप अपना कंपैरिजन इमीडिएट बीटेक के बाद नहीं करना है कि ठीक है हम 5 फ्रेंड थे, जब बीटेक पास हुआ तो एक ये कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है। वो एक बहुत गलत स्टेज है कंपैरिजन करने के लिए। अगर आप लोगों को कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने का स्टेज आएगा डाउन द 5-6 ईयर्स कि 5-6 साल के बाद कौन किस पोजीशन में है, दैट इज अ बेटर स्टेज टू डिसाइड। एग्जांपल देके चल रहा हूं कि जैसे 2012-13 में मैंने आपको बताया 8 स्टूडेंट यूआईटी के आए, 8 के 8 पीएसयू चले गए। उनके साथ के स्टूडेंट, रियात बारा का स्टूडेंट, चितकारा का स्टूडेंट, बहुत ऑर्डिनरी बहुत नॉर्मल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज को ऑप्ट कर लिया, एमटेक प्रोग्राम के लिए चले गए, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए चले गए। पीएसयू जिसने ज्वाइन किया उसका पैकेज उस टाइम पे होता था 10-12 लाख के आसपास, आजकल थोड़ा ये बढ़ गया है 16-18 लाख के आसपास चला गया। अब उन बच्चों ने जिन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए गए, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए गए, अब जैसे 10 साल के बाद अब वो अपने ग्रुप का एनालिसिस करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ उनका एनालिसिस करते हैं यार कौन बेटर पोजीशन में है। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हमारा सबसे पहला स्टूडेंट रियात एंड बारा का स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच का अमृत बेदी, 2 साल वो गेट लिखता रहा, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको पुश किया कि यार तू जाए काम कर आईटी कानपुर, उसको मिल रहा था डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, उसने आईटी कानपुर से डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम ऑप्ट कर लिया, इलेक्ट्रिकल का वो स्टूडेंट था। उसके बाद उसको लगे 5-6 साल डायरेक्ट पीएचडी करने के लिए, उसके बाद वो पोस्ट डॉक करने के लिए यूएसए चला गया, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी। आपको पता उसका रैंकिंग क्या है, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में गया है। अभी पीछे से जो हमारे चीफ मेंटर हैं डॉक्टर विजेंद्र, वो यूएस से गए थे किसी रीजन से, तो उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज विजिट किया, एमआईटी वगैरह, मैरीलैंड वगैरह, ये यूनिवर्सिटीज उन्होंने विजिट किया और वहां पे उनको अमृत बेदी मिले हैं। वो अमृत बेदी वहां पे क्या कर रहा है, वो एक प्रोफेसर अग्रवाला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब जो धुरंधर है बोल सकते हैं, जिसको एक वर्ड यूज मैं करूंगा, वो काम कर रहे हैं। और वो अमृत बेदी इस टाइम पे यूएस डिफेंस के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अब जब इन लोगों के इस बच्चे के बारे में पता लगा तो कंपैरिजन होता है ना कि यार मैंने तो उस टाइम पे ये अमृत बेदी तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, हम तो तब भी बहुत अच्छे थे, हमने ये डिसीजन लिया, ये यहाँ पे ये कर रहा है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं यार उसकी सैलरी क्या होगा। यहां पे इमेजिन कर सकते हैं कि यूएस डिफेंस सिस्टम में ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो लड़का काम कर रहा है, उसका सैलरी क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक कंपैरिजन बताया, उस ग्रुप के बच्चों का कंपैरिजन बताया। अदरवाइज होता क्या है, देखो लाइफ में मैं फिर से भी बात बोल रहा हूं, ये कैसे आता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि यार जॉब करने का जल्दी मत करना, लेकिन आपको जॉब किसी भी स्टेज में आप एंटर कर सकते हो, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल, किसी भी एज में जॉब के लिए एंट्री कर सकते हो। यार लाइफ एक ही बार मिलता है, ये ह्यूमन का जो लाइफ है हमें एक ही बार मिल रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से इसको यार कैसे क्रिएट करना है, अपने करियर को कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है, ये तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। दूसरे के कंट्रोल में कैसे होता है, यार वो ग्रुप है वो सारे के सारे बाहर जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ये ग्रुप है ये कर रहा है, ये ग्रुप है ये कर रहा है, घर पे जाके बात कर रहे हैं कि मेरे फ्रेंड ना कनाडा का प्लान कर रहे हैं, मेरे को भी करना है।
तो इट मींस कि आपने तो खुद प्लान किया ही नहीं, आपने तो अपना टेम्परामेंट देखा ही नहीं है, आपने तो अपने करियर के बारे में सोचा नहीं है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन किस जॉब से मिलेगा, मेरे को अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेरे को जॉब करने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या मैं रिसर्च में, या मैं मेरे को चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी अपना रिसर्च एनालिसिस किया ही नहीं है। तो ये चीजों का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारी की सारी चीजें तब तक ओपन नहीं होगा जब तक तुम किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स में एंटर नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे अंदर कोई एक ब्रांडिंग का एक फैक्टर नहीं आएगा, जब तक तुम्हें एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जब तक तुम लोग एक्सप्लोर नहीं करोगे। लाइफ के अंदर यार एक चीज याद रखना, जो सुप्रीम पावर है ना, दैट विल ऑलवेज बी द नॉलेज फैक्टर, दैट विल ऑलवेज बी नॉलेज। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ चीजें क्यों बोल रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया योरपीडिया प्लेटफॉर्म, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जितना भी आईआईटीज के अंदर हायर स्टडीज के लिए बच्चा जाता है, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वो योरपीडिया के थ्रू निकल के जाता है। इसको सर्च करना स्टार्ट कर देना योरपीडिया को, आपको पता लग जाएगा। जिसने भी कंट्री के अंदर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना है, पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाना है, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाना है, एमबीए प्रोग्राम के लिए जाना, आईआईटी कैंडिडेट सभी योरपीडिया के थ्रू होकर निकलते हैं। अब मेरे को पता है कि किस तरह का क्वेरीज होता है, किस लेवल का बच्चा पढ़ा, क्या बच्चा सोचता है पूरे इंडिया का। मेरे को बहुत अच्छा लगता है हर तरह के बच्चे से बात करते हुए, जैसे आप लोग यहाँ पे पंजाब से होंगे, चंडीगढ़ से हैं, हरियाणा से है, हिमाचल से हैं, इसी रीजन के हैं। जो मेरे को एक साउथ इंडियन स्टूडेंट एक कॉल करता है, जो मेरे को उधर वेस्ट बंगाल से बच्चों का कॉल आता है, मैं एनालिसिस कर सकता हूँ ये कौन किस लेवल पे सोचता है, किस तरह का थिंकिंग है बच्चों का, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया, जो सुप्रीम पावर है वो हमेशा नॉलेज रहेगा। अगर आप लोगों के पास नॉलेज है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस की ही गेम होती है। चाहे आप जॉब की बात कर लो, चाहे आप कॉलेज की बात कर लो, चाहे अगर आपको कोई भी फेस्ट या कोई भी इवेंट अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है, कॉन्फिडेंस के बिना नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज से आएगी, वो एक्सपेरिमेंट करने से आएगा, वो नॉलेज से आएगा। स्पेशलाइज्ड जब तक नहीं होगा चीजों में, जब तक आपका स्पेशलाइजेशन नहीं होगा किसी चीज में, नहीं आपका वैल्यू बढ़ेगा। अभी कंपनीज यहां पे आ रही हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी कंपनीज आती हैं 5 लाख 6 लाख 8 लाख तक का पैकेज दे रही है। अब मेरे को बताओ कि अगर तुम 2 साल या 3 साल मास्टर प्रोग्राम में लगा लोगे, 5 साल पीएचडी प्रोग्राम में लगा लोगे, हायर स्टडीज अगर आप कर लोगे, बेनिफिट सुनो क्या क्या होंगे। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन, मैं स्पेशलाइज्ड पर्सन हूं इस पर्टिकुलर डोमेन का, नहीं है कोई और। स्पेशलाइज कंपैरिजन अगर होगा एक बीटेक के साथ, और अगर मेरा स्पेशलाइज्ड है तो कंपैरिजन में अगर उसको उस चीज का रिक्वायरमेंट है, उस चीज का नीड है, दैट विल यू विल बी ऑलवेज काउंटेड, पहला चीज। दूसरा पार्ट होगा आपका ब्रांडिंग, जिसके लिए लोग भागते हैं, जिसके लिए लोग पीछे पड़ जाते हैं आईटी सिस्टम के, एनआईटी सिस्टम के, या कोई तो रीजन होगा। और जितना कंपटीशन बीटेक लेवल पे है, जितना डिफिकल्ट बीटेक लेवल पे है आईटी सिस्टम में एंटर करना, बिलीव मी स्टूडेंट्स, उतना ही इजी है हायर स्टडीज लेवल पे मास्टर्स प्रोग्राम में या हायर स्टडीज प्रोग्राम में एंटर करना। बहुत इजी है, मैं आपको सारी चीजें प्रूव करके दिखाऊंगा अभी। मास्टर्स प्रोग्राम 2 साल का प्रोग्राम, 3 तरह के कोर्सेज होते हैं, एमएस प्रोग्राम होता है, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम होता है, 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। मेयर गेट क्वालिफाई करने से इस बार रफली हमारे पास कुछ 1000-1200 बच्चे थे जिन्होंने हमारा पेड काउंसलिंग किया था। मेजॉरिटी निकल के जाता है, फ्री में भी हम वीडियोस डालते हैं यूट्यूब के ऊपर। एक भी स्टूडेंट इस बार ऐसा नहीं रहा जिसको हायर स्टडीज, जिसको आईआईटी नहीं मिला। सभी स्टूडेंट्स को मिल गया है, सीटें खाली रह जाती हैं आईआईटी सिस्टम के अंदर। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ये पता नहीं किस बेसिस पे बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग इस सिस्टम से चल रहे हैं। पिछले 5 साल से स्पेशली योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग यही कर रहे हैं, स्टूडेंट को भेज रहे हैं फोर्सफुली हायर स्टडीज प्रोग्राम के लिए कि तू यार एक बार आईटी सिस्टम में बस एंटर कर जाओ, सीटें खाली रह जाती हैं बहुत लो स्कोर पे। इस बार मेयर गेट क्वालिफाई करने पे बच्चों को वीएलएसआई कोर्सेज तक मिल गए हैं। इस टाइम पे सबसे पीक पे, जो सबसे ज्यादा डिमांड पे जो इस टाइम पे ब्रांचेज हैं, वो 2-3 ही आपकी। पहला आपका जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, ये इस टाइम पे पीक पे है। उसके बाद आपका वीएलएसआई, आपका एम्बेडेड सिस्टम, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा डिमांड पे है इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है आपका। उसके बाद तीसरा आ गया मैनेजमेंट कोर्सेज। मैनेजमेंट कोर्सेज में जैसे आप लोगों ने किसी ने नाम सुने निटी बॉम्बे का, निटी बॉम्बे का नाम सुने? अब तो नहीं सुनोगे ना, क्यों? क्योंकि वो आईएम बन गया, राइट। निटी बॉम्बे वाज दी बेस्ट थिंग जो आप गेट के थ्रू ले सकते थे। अब वो आईएम में कन्वर्ट हो गया, अब वो सारा टोटली वो कैट के थ्रू ही जाएगा। लेकिन मैं आपको और भी निटी के कंपैरिजन में जो ऑप्शंस हैं, जो ओनली थ्रू वन सिंगल गेट एग्जाम है, वो मैं सारी ऑप्शंस आपको भी बताऊंगा। मैं गेट 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 क्यों वर्ड ये यूज किया जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर गेट इज द ओनली एग्जाम
जिसके थ्रू एक एग्जाम देने से आपके पास इतना वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ओपन हो जाता है। वो क्या ऑप्शंस है वो मैं सारी अभी आपसे डिस्कस करता हूं। इतना वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ओपन हो जाता है और इसके बहुत फायदे हैं, मतलब बेनिफिट ही है। ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द थिंग्स, ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द थिंग्स। इतने बच्चे क्रेजी हैं चीजों को लेके, मैंने डिसाइड कर लिया कि सर मेरे को आईएसआरओ जाना है तो जाना है। 2020 के बाद अब रिक्रूटमेंट आया आईएसआरओ का, अगर किसी को पता उस चीज के बारे में। 2020 तक आईएसआरओ कॉन्टिन्यूसली रिक्रूटमेंट करता था थ्रू देयर ओन एग्जाम। 21 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 में एग्जाम हुआ। बहुत बच्चों ने हमारे को ज्वाइन किया कि सर हम वेट कर रहे थे आईएसआरओ कब आएगा। क्रेजी। किसी ने डिसाइड कर लिया सर मेरे को जाना ही निट्टी में है तो मेरे को निट्टी ही जाना है। जिसने डिसाइड कर लिया सर मेरे को इस आईटी में इस प्रोग्राम में जाना है उसी में ही जाना है। इस लेवल का क्रेज है बच्चों के अंदर। क्यों क्रेज है? क्योंकि उनको उस डोमेन के बारे में पता है, नॉलेज है, तभी उसमें क्रेज आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अवेयरनेस। हमें पता होना। पहला चीज तो मेरे को, अगर मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछूं यार ये बता दो कि अगर आपने बीटेक के बाद मास्टर्स प्रोग्राम करना है तो क्या क्या आपके पास स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं? शायद आप 2-4 बता पाओगे, उसके बाद खत्म हो जाओगे, उसके बाद पता ही नहीं होगा। जब आप बीटेक प्रोग्राम के बाद अप्लाई करते हैं वेरियस प्रोग्राम्स के लिए, मोर देन 1000 डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर वेरियस आईआईटीज और वेरियस एनआईटीज आप लोगों के पास ऑप्शंस होती हैं। मोर देन 1000। और कैसे है वो भी आपको बता रहा हूं मैं, राइट। अभी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। गेट एग्जाम क्या है मैंने आपको बताया। थोड़ा गेट एग्जाम का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। गेट एग्जाम क्या होता है कि 65 क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। आप लोगों को सभी को पता होगा, थर्ड ईयर में है। मैं थोड़ा सा जूम करके चल रहा है, मैं जूम करके चलूंगा, आप किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मैं जूम करके चलूंगा कि हाँ बेसिक चीजें आपको पता होंगी कि गेट का एग्जाम में 65 क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 180 मिनट का एग्जाम होता है। 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन होते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें फिलिंग द ब्लैंक होता है, जिसमें आपको आंसर पुट करना होता है, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आउट ऑफ 100 मार्क्स 85 मार्क्स का आपको आता है टेक्निकल पार्ट प्लस मैथमेटिक्स पार्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और 15 मार्क्स का आप लोगों को आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। 15 नंबर का आपको आएगा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। 85 मार्क्स का आपको आएगा आपका टेक्निकल पार्ट, जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल, नेटवर्क, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, एडीसी, एनालॉग, डिजिटल। ये आपका रहा टेक्निकल का सिलेबस। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आप लोग पढ़ते हैं अपना कैलकुलस वगैरह, प्रोबेबिलिटी वगैरह, ये सारा सिलेबस उसका होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, राइट। उसके बाद गेट एग्जाम क्या है, आप लोगों को ये भी पता होगा, एज्यूम करके चल रहा हूं कि नाउ यू कैन राइट द गेट थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। पता है आप लोगों को कि आप लोग थर्ड ईयर में गेट एग्जाम लिख सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थर्ड ईयर में लिखने के क्या बेनिफिट है और किन एग्जाम्स के साथ लिखना चाहिए। आपके पास कौन कौन से मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं जो आप लिख सकते हैं बीइंग द बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, क्योंकि ये चीजें ना बाद में पता लगती है। सर मेरा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, सर मैंने गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में दिया, मेरा सर 10 रैंक आया, कौन से पीएसयू से मेरे को कॉल आएगा? एलिजिबल ही नहीं हूं। एक चीज दिमाग में रखना कि अगर आप लोगों में से कोई भी पीएसयू टारगेट कर रहा है तो जिस ब्रांच में आपका बीटेक है उसी ब्रांच से आपने गेट का पेपर लिखना है। पहली चीज दिमाग में बिठा लेना कि जो भी पीएसयू टारगेट कर रहा है वो आपका जो गेट का पेपर है और आपका जो बीटेक ब्रांच है वो सेम होना चाहिए, एलिजिबिलिटी नहीं बनता है, राइट। पहला पॉइंट। दूसरा चीज, गेट अब आप 2 पेपर के साथ लिख सकते हो एट ए टाइम। जैसे गेट आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में लिख लिया, और भी बहुत सारी ऑप्शंस है, मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा कि आप 2 गेट पेपर लिख सकते हो एट ए टाइम। कौन से पेपर लिख सकते हो और कौन से पेपर लिखने चाहिए, 2 लिखने भी चाहिए या एक ही लिखना चाहिए, वो सारी ऑप्शंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 इयर्स। गेट का जो एग्जाम है वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। जब आप गेट थर्ड ईयर में देंगे तो थर्ड ईयर में गेट देने का इस गेट स्कोर के बेस पे आप नेक्स्ट ईयर जब आप फाइनल ईयर में होंगे तो आप कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत बच्चा मेरे को डाउट पूछता है कि मैंने सिर्फ थर्ड ईयर में गेट दिया तो क्या मैं फाइनल ईयर में कहीं पे अप्लाई कर सकता हूं? जैसे आप लोग फरवरी में गेट का जो एग्जाम होता है वो हर साल फरवरी के जो पहले 2 वीकेंड्स होते हैं वो फिक्स है।
पहले 2 वीकेंड्स में फिक्स है, उसमें गेट का एग्जाम है, किसी दिन कौन सा होता है वो प्रॉपर शेड्यूल आ गया गेट 2024 का, वहां से आपको पता लग जाएगा। तो जब आप फरवरी में एग्जाम देते हो तो मार्च अप्रैल में जो है वो आईटीज के फॉर्म आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोग उसके बेस पे कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर इस 3 साल के वैलिड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड जब आप फाइनल ईयर में हो जाएंगे, 8th सेमेस्टर में जब आप आ जाएंगे मार्च अप्रैल में, आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो फाइनल ईयर ऑनवर्ड्स आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, जो भी पीएसयू टारगेट कर रहा है, तो मेजॉरिटी पीएसयू 90% ऑफ द पीएसयू क्या करते हैं, वो इमीडिएट साल का ही गेट स्कोर मांगते हैं, इमीडिएट ईयर का। लेकिन इस साल मैं क्या देख रहा हूं कि बहुत सारे पीएसयू ऐसे हैं जिन्होंने, ऐसा नहीं कि अप्लाई करने वाले बच्चे नहीं मिल रहे हैं, कैपेबल स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कैपेबिलिटी बच्चे। जो मैं आपको आज चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, 40-45 नंबर अगर तुमने ला लिए गेट में, बहुत कम, बहुत इजीली आ जाएंगे 40-45 नंबर। अगर थोड़ा सा भी अच्छा करके चलोगे, इजीली यू कैन एंटर इनटू द आईटी सिस्टम। पीएसयू टारगेट कर रहे हो, अगर रिजर्व कैटेगरी बात करो, मेयर गेट क्वालिफाई करने पे इस बार कॉल आ गया बच्चों को पीएसयू से, जिसमें उसका अगला स्टेप जीडी, जीटी और इंटरव्यूज वगैरह होता है, जिसके लिए योरपीडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जीडी, जीटीज एंड इंटरव्यूज। कोई नहीं है और योरपीडिया का कंपटीशन में, राइट। उसके बाद थर्ड ईयर का मैंने आपको बताया, थर्ड ईयर में जब आप लिखेंगे तो आप फाइनल ईयर ऑनवर्ड्स उस एग्जाम को यूज कर सकते हैं। उसके बाद 2 गेट एग्जाम लिख सकते हो, कैलकुलेटर इसके अंदर नहीं होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप गेट का एग्जाम लिखते क्यों है, कि अगर आप जॉब देख रहे हैं पीएसयूज में, गवर्नमेंट जॉब। पीएसयू गवर्नमेंट जॉब होती है क्या? पीएसयू गवर्नमेंट जॉब है? कुछ पीएसयू के नाम बता सकते हो मेरे को? डेल, सेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बहुत पीएसयू है, 250 के आसपास पीएसयू हैं। आपके बैंक्स क्या हैं? पीएनबी, एसबीआई, केनरा बैंक, ये क्या है? ये सब पीएसयू तो हैं, सब पीएसयू हैं। और पीएसयू गवर्नमेंट जॉब में फर्क क्या होता है? गवर्नमेंट तो प्योरली आपका स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट होता है, लेकिन ये जो पीएसयू होते हैं ये 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर एक कोलैबोरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द पीएसयू। 2 महारत्ना पीएसयू मिलके भी एक छोटा पीएसयू बना लेते हैं, नवरत्ना पीएसयू, राइट, जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, वो एक मिला के एक नया पीएसयू बना लेते हैं। कई बार वो स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे एचआरएल, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ये एक आपका है पीएसयू है, लेकिन उसमें जो ज्यादा फोकस है वो राजस्थान से रिलेटेड ही हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। उसके बाद गेट के एग्जाम के थ्रू अगर आप हायर स्टडीज का ऑप्शन देख रहे हैं, अब्रॉड का ऑप्शन देख रहे हैं, देन ऑल्सो दिस इज अ गेट एग्जाम। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब कौन सी होती है गेट के थ्रू? गेट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब कौन सी है? आप लोग में से पंजाब से कौन है यहाँ पे? हरियाणा से? वेस्ट बंगाल से है कोई? उड़ीसा से है कोई? इन चारों स्टेट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो सब डिवीजन इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट होता है वो गेट के थ्रू होता है। ऑल्दो पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल नहीं है, ज्यादा वो जो वैकेंसीज निकलती है वो इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस या सिविल ब्रांच के लिए निकलता है, लेकिन स्टिल हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि इसके थ्रू गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से निकलती है, राइट। उसके बाद अगर आपको स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में जाना है किसी में, जैसे मैं आपको शुरू में बता के हटा कि स्पेशलाइजेशंस लेके आओ, अपना स्पेशलाइज्ड करो, ब्रांडिंग करो, अपनी ब्रांडिंग का ही वैल्यू पड़ेगा। मेरा टी शर्ट के ऊपर इस टाइम पे योरपीडिया लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एक अभी जब आप जिसको पता है योरपीडिया का वैल्यू, जैसे ही हम आईटी सिस्टम में जाते हैं, आईटीज में जाते हैं, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नो हु इज योरपीडिया। 90% ऑफ द स्टूडेंट, स्पेशली जो हायर स्टडीज की पर्टिकुलरली हम लोग बात करें, राइट। अब मैं फॉर एग्जांपल यहां पे टी शर्ट डाल के आ जाऊं आईटी दिल्ली का, आईटी मद्रास का, आईटी बॉम्बे का, आपको लगेगा नहीं सर ये मतलब ये पर्सन कोई है जिसने आईटी बॉम्बे का टी शर्ट डाला हुआ है। समझ रहे हो ब्रांड का वैल्यू? आपने अपने रिज्यूमे पर लिख लिया कि सर आई हैव डन 6 वीक्स इंटर्नशिप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आईटी अंडर दिस प्रोफेसर, उसका एक वैल्यू है, उसको वैल्यू दिया जाएगा। सर आई हैव डन मास्टर फ्रॉम दिस आईटी, आई हैव डन डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम दिस आईटी, उसका एक वैल्यू है। उस ब्रांड को आप फील करोगे, बिकॉज आईटीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स जो एम्प्लॉयर्स क्रिएट करते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा डिबेट चलता है कि भी आईटी सिस्टम क्या है, एम्प्लॉयज बनाने के लिए है या एम्प्लॉयर्स क्रिएट करने के लिए? एक्चुअल में एम्प्लॉयर्स के लिए। यू शुड नॉट बी द जॉब सीकर्स, यू शुड बी द जॉब क्रिएटर्स। बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं ऐसी है, इसके ऊपर बहुत तगड़ी तगड़ी डिबेट चलती है कि आईटी सिस्टम कर क्या रहा है।
जॉब देने के लिए, जॉब क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने इसको खोला है। तो जॉब क्रिएट करने के लिए खोला है। आप लोग आईटी सिस्टम मेरे कैसे चले जाओगे शायद कि ठीक है ये करने के लिए वीएलएसआई, लेकिन जब आप वहां पे जाओगे एक्सपोजर मिलेगा, जब आपको फ्रेंड्स मिलेगा, पूरे इंडिया का बच्चा वहां पे आएगा, देखोगे कि यार ये तो बच्चे लगे हुए हैं अपना एक स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए, ये इस डायरेक्शन में लगे हुए हैं, इन्होंने ये प्लान लगा हुआ है। मतलब कहने का मतलब कि जो आपका इकोसिस्टम है ना, जो आपका सोसाइटी है, इनफैक्ट हम लोग उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। पंजाब रीजन, इस रीजन की बात करें तो मेजोरिटी बच्चा इन्फ्लुएंस किस चीज से है? फॉरेन जाने के लिए। पहले ये चीज सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड थी, अब हिमाचल में भी ये चीज घुस गई है, हरियाणा में भी घुस गई है, क्योंकि नेबर आ गए ना, सोसाइटी आ गई, तंग तो करेगी, इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा। खरबूजे को देखे खरबूजा का रंग बदलेगा ही बदलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने सराउंडिंग के अंदर वो लोग ले आओ, वो अपना सिस्टम ले आओ जिससे आपको एक्चुअल में इन्फ्लुएंस होना है। अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लो, दूसरों के ऑरा से अपनी इन्फ्लुएंस मत हो, अपना एक ऑरा ऐसा क्रिएट करो कि दूसरे लोग उससे इन्फ्लुएंस होने लगे। ऐसा अपना सिस्टम क्रिएट कर लो। Getting point or not? तो हायर स्टडीज इज द बी बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद माय फेवरेट टॉपिक हायर स्टडीज, गेट के थ्रू 3 कोर्सेज होते हैं, एमटेक प्रोग्राम होते हैं, एमएस प्रोग्राम होता है। आपको पता है एमएस प्रोग्राम होते हैं आईटीज के अंदर? क्या फर्क होता है एमटेक और एमएस के अंदर? दोनों में स्कॉलरशिप सेम है, 12,400 रुपए पर मंथ। एमटेक 2 साल का प्रोग्राम है और एमएस 3 साल का प्रोग्राम है। किसी आईटीज में 2.5 साल का प्रोग्राम भी है। इनफैक्ट किसी में इसको एमएस बोल देते हैं, किसी में इसको एमटेक आरए बोल देते हैं, एमटेक रिसर्च बोल देते हैं। इसमें थोड़ा रिसर्च वर्क ज्यादा करना होता है एज कम्पेयर टू द एमटेक। एमटेक में कोर्स वर्क जैसे 1 साल का, उसमें भी 1 साल का, उसमें रिसर्च वर्क एमटेक में 1 साल का, इसमें रिसर्च वर्क 2 साल का। प्लेसमेंट दी बेस्ट, इक्वली गुड। एंड अब प्लेसमेंट की बात हम करते हैं, देखो जितना भी मैं तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन बताऊंगा ना, दिमाग में क्वेश्चन मार्क मत लेके आना कि सर इसके बाद क्या होगा। We are talking about the brands of India. We are talking about the top organizations of India, IITs, NITs, triple ITs, टॉप की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं क्रिएट होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ यूआईटी में बैठे हैं, दिमाग में क्वेश्चन मार्क होगा काफी बच्चों के कि सर इसके बाद क्या करेंगे, बीटेक तो कर ले इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके बाद हम क्या करेंगे। थिंक अबाउट, अगर यही चीज आप लोग बीटेक आप कर रहे होते आईआईटी के अंदर, या बीटेक कर रहे होते आप एनआईटी के अंदर, शायद ये क्वेश्चन नहीं आता दिमाग में। आप उसके अगले लेवल पे होते कि ठीक है यार प्लेसमेंट तो हो ही जाना है, कुछ और सोचते हैं। समझ रहे बात नहीं? यही चीज हायर स्टडीज लेवल पे भी एप्लीकेबल है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल है और जिसकी डिमांड है मार्केट में, यू विल बी इजीली सोल्ड आउट, इजीली। यही वो जो पैकेज यहाँ पे कंपनी आपको 5-6 लाख का पैकेज दे रही है, यार 2 साल मास्टर प्रोग्राम कर लो, वही कंपनी आपको 20, 25, 30, 50 लाख का पैकेज देने को रेडी है। यहां से बच्चे आपके लोगों के फ्रेंड का प्लेसमेंट हो जाएगा 5-6 लाख का, 10 लाख का मान लो। 2 साल के बाद उसका पैकेज 15 लाख हो जाएगा। आपने 2 साल मास्टर प्रोग्राम किया, एक तो ब्रांडिंग हुआ, स्पेशलाइज्ड हो गए, नॉलेज एक्वायर किया, एक्सप्लोर किया, एक्सपोजर मिला, पैकेज लगा 25-30 लाख का। टेल मी आफ्टर 2 years who will be in the better position? यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि कंपैरिजन करने का स्टेज इमीडिएट बीटेक नहीं है। ये स्टेज नहीं है कि वो तो गेट कर रहा है मैं तो कुछ कर नहीं रहा, वो तो ये कर रहा है मैं कुछ कर रहा हूं, ये स्टेज नहीं है। अपने अपने टारगेट से डिसाइड करो, अपने अपने टारगेट डिसाइड करो, लिख लो कहीं पे अपने बोर्ड के ऊपर, डेली उसको पढ़ना है उसको। जो भी मैं चीजें बोल के जा रहा हूं मैं भूल जाओगे, 101% भूल जाओगे, लेकिन जो भी आपको इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर एक चीज क्लिक की है ना, यार ये करते हैं, इसके ऊपर पीछे पड़ जाता है, तो उसके पीछे पड़ जाओ हाथ होके। बोर्ड लगाओ घर के अंदर या कोई पेपर लगाओ, उस पर लिख लो बड़ा करके, और किसी को मत शो करने देना, खुद ही देखना है वो सारा, और डेली देखना है, क्योंकि दूसरा देखेगा वो चल यार क्या चलते बाहर 20-25 लगा के क्या करेगा, तू मेहनत करेगा क्या फायदा उसका, फिर 2 साल एमटेक लगाएगा, पता नहीं तेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इकोसिस्टम की जो मैं बात कर रहा हूं ना, हमारा इकोसिस्टम यही है। इस रीजन के अंदर चले जाओ यूपी बिहार, जो लोग यहाँ पे बिहार से उनसे पूछ के देखो कैसे पढ़ाई करते हैं लोग, पंखे बंद करके कि नींद ना आ जाए। इस लेवल पे हमें एसी चाहिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, राइट। उसके बाद हाँ एमटेक एमएस प्रोग्राम 2.5 years 3 years, उसके बाद आगे डायरेक्ट पीएचडी। बहुत सारे आप लोगों से बच्चे ऐसे होंगे जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई है जिसका 7+ CGPA है? 7+ CGPA नहीं है, मेजॉरिटी है। 7.5+ है, 8+ है, गुड। सेकेंड ईयर में तो सीरियसली मेरे को मतलब किसी ने हाई नहीं की कि उनके
5.5, 5, 6, मतलब इससे नीचे दिखे मेरे को ज्यादा बच्चों के। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ मंत्र, GATE may qualify, and if your CGPA is above 7.5 or 8 plus, guaranteed 101% you will receive call from the IIT। मैं ये स्टेटमेंट आपको देके जा रहा हूं और मेरे को प्रूव नहीं करना है। योरपीडिया यूट्यूब के ऊपर बहुत इंटरेक्शंस पड़ी हैं ऐसी कि जिनका सिलेक्शन हुआ, सर उसके बाद क्या होगा, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पे कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, आती है क्या? सभी का प्लेसमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? किसका होगा? किसका होगा? जिसकी कैपेबिलिटी है, जो रिप्रेजेंट कर देगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को कि आई एम सुटेबल फॉर यू और मेरे को नॉलेज है जो तेरे को रिक्वायर्ड है, वो तो यार तुम्हें एक्वायर करना ही पड़ेगा। कॉलेज कोई गारंटी नहीं लेता, आईटी भी गारंटी नहीं लेगा। वो कंपनीज आ जाएंगी, दैट विल बी सफिशिएंट। कंपनी क्यों आती है आईटी? उनको पता है यहाँ पे कैपेबल लोग बैठे हैं, लेकिन स्टिल आपको इंटरव्यू तो फेस करना ही पड़ेगा, आपको अपने आप को दिखाना तो पड़ेगा, राइट? यही चीज है। डायरेक्ट पीएचडी की मैं बात कर रहा हूं। जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है फॉर द डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, जिसमें स्कॉलरशिप होती है 35,000 रुपए पर मंथ का, एक पीएमआरएफ स्कॉलरशिप होती है। पीएमआरएफ के बारे में सुने? पीएमआरएफ क्या चीज है? एक पीएचडी प्रोग्राम है। क्या है ये, पता है किसी को? प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसमें जो स्कॉलरशिप होती है वो 70,000 टू 80,000 रुपीज पर मंथ होती है। अच्छा, मैं आपको ये पर्पस बता रहा हूं, ये जो आप लोगों से लिया जा रहा है, इसका पर्पस मैं आपको बता दूं। अभी हम चलेंगे 5-10 मिनट और। इसका पर्पस ये है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है आप लोगों का। इलेक्ट्रिकल का भी हो चुका है, मैकेनिकल का भी हो चुका है, जिसमें मैं आप सभी लोगों को ऐड करूंगा। वहां पे जो भी अपॉर्चुनिटी चलता रहेगा वो सारी मेरे को आपको देनी है। तो जो भी उस बेनिफिट को लेना चाहते हैं उस पर्पस के लिए। तो डायरेक्ट पीएचडी में पीएमआरएफ की बात कर रहे थे हम लोग, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, 70 टू 80,000 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप। बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज के पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। जो मैं बात कर रहा था आपको डेवलपमेंट की, उन प्रोजेक्ट्स के बिना कितना काम, कैसे काम होगा। अब ये देख लो कि इस टाइम पे ई व्हीकल्स का बहुत ज्यादा चल रहा है। अब सोच के देखो कि अगर सपोज जो उसका रिसर्च का जो रिक्वायरमेंट है, जितना R&D उसमें होना है, अगर सपोज अपनी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का होने लग जाए, तो आपको नहीं लगता कि यहां से सिस्टम चलना स्टार्ट हो जाएगा। हम चिप की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसकी डेफिशिएंसी है, जिसमें बहुत इंडिया इनिशिएटिव ले रहा है चिप क्रिएट करने को लेके। आपको लगता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी यहीं पे मासेज में क्रिएट होने का हो जाए तो यहीं से सिस्टम चलना स्टार्ट हो जाएगा? यही चीज की मैं बात कर रहा हूं। ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्रीज के पास, जहां पे आपको जो है रिक्वायरमेंट है कंट्री को। और इनफैक्ट नॉट ओनली द कंट्री, इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, फॉर यू ऑल्सो, फॉर कंट्री ऑल्सो, फॉर सोसाइटी ऑल्सो। सभी के लिए कोई भी काम है उसमें सभी का विन विन सिचुएशन होना चाहिए। सभी के लिए विन विन सिचुएशन, चाहे वो आप है, चाहे कंट्री है, चाहे आपका सोसाइटी है। अनटिल और अनलेस कि आपका जो रिसर्च है, आपका जो काम है, अगर सोसाइटी को उसका बेनिफिट नहीं हो रहा, सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने लिए तो हर कोई करता है, कुछ ऐसा करो जिसमें सोसाइटी का बेनिफिट हो। ये चीज दिमाग में रखनी है। उसके बाद मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करते हैं। देखो, यू कैन ऑल्सो एंटर डू द मैनेजमेंट कोर्सेज थ्रू दिस गेट एग्जाम। मैंने नीति बॉम्बे का नाम लिया, ऐसा नहीं है कि अब नीति बॉम्बे आईएम बन गए, ऑब्वियसली वो गेट के थ्रू तो नहीं लेगा। हर आईआईटी के अंदर, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईआईटी मद्रास, डॉम्स आईआईटी मद्रास, IUR आईआईटी बॉम्बे, मैनेजमेंट कोर्सेज हर आईआईटी के अंदर, आईसी बेंगलोर के अंदर है, हर एनआईटी के अंदर। पर्पस एक ही है, प्लेसमेंट। देखो, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट उसके ऊपर आता हूं कि जैसे अभी इस बार गेट 2024 का जो अनाउंसमेंट हुआ है, आईआईसी बेंगलोर इसको करवा रहा है। इस बार एक नया गेट पेपर स्टार्ट हुआ है। कौन सा है नया गेट पेपर? वो डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्या मेरे को कोई इस बात का आंसर कर सकता है कि उसकी नीड क्या थी? डाटा साइंस और एआई का पेपर स्टार्ट करने का नीड क्या था? आप लोग एलिजिबल थे। अगर आप गेट इलेक्ट्रॉनिक्स से लिख रहे हैं, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन से लिख रहे हैं, गेट मैथमेटिक्स से लिख रहे हैं, ऑल ऑफ यू वर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द डाटा साइंस एंड एआई कोर्सेज। रिक्वायरमेंट क्या हुआ इस पेपर का? कोई बता सकता है मेरे को इसका? किस पेपर का स्टार्ट करने का क्या रिक्वायरमेंट है? मैकेनिकल भी उसमें अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकता है, कंप्यूटर तो चलो कर ही सकता है, मैथमेटिक्स वाला कर सकता है, फिजिक्स वाला कर सकता है, सब कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या पड़ा इस पेपर का? लेट मी टेल यू व्हाट वाज द नीड फॉर टू क्रिएटिंग दिस गेट एग्जाम। इसका नीड रिक्वायरमेंट आपको पता है कि डाटा साइंस एआई इस टाइम पे जिस लेवल से ये इसका रिसर्च इंक्रीज कर रहा है, और आने वाले टाइम में 2-4-5 साल में बहुत ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे आने वाला है।
और जो इंडिया के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी मास्टर्स प्रोग्राम है डाटा साइंस और एआई के, चाहे किसी भी जगह पे हो, उसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल का है। प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम आई कि जब उन लोगों, वो बच्चों ने ज्वाइन किया वहां जाके, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है ना, उसमें तो सिर्फ यही देखा जाता है कि आपका मैथमेटिक्स कैसा है। डाटा साइंस एआई के बारे में नहीं पूछा जाता है, एमएल के बारे में, पाइथन के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो नीड यहां पे क्रिएट हुआ कि ठीक है भाई, तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है या तुम अगर इस डोमेन में जाना चाहते हो, तो एटलीस्ट उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करके आओ। दैट वाज द रीजन टू स्टार्ट दिस पेपर। क्योंकि अगर आपने इसका सिलेबस देखा है डाटा साइंस और एआई का, उसमें क्या है? मैथमेटिक्स है, डीबीएमएस है, और क्या सिलेबस देखा इसने? एमएल है, एआई है, यही सिलेबस, एल्गोरिथम है, यही सिलेबस है उसके अंदर, लेकिन थ्रू द पाइथन के थ्रू है ज्यादा। ऑल्दो आई एम नॉट फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मैं मैकेनिकल से हूं, तो ज्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि रीजन उसके पीछे ये है कि ठीक है, मैकेनिकल का जाना चाहता है तो ठीक है, उसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन उसका इंटरेस्ट है तो पढ़ के आ जाओ ना, बेसिक पढ़ के आओ, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करके आओ। क्योंकि जब आप वहां पे कोर्सेज में ज्वाइन करते हैं, आईटीज एनआईटीज में, इन कोर्सेज में, तो वहां पे शुरू में 2-3 महीने आपको दिक्कत पड़ती है, ये सारा सीखना पड़ता है, तो उसको आप पहले से ही सीख के जाओ। दूसरा मेरा क्वेश्चन आप लोगों को ये है कि डाटा साइंस एआई का इतना क्यों क्रेजी है बच्चे, क्यों चाह रहे हैं? जितना स्टूडेंट यूरोपीडिया को इसको करता है हाई स्टडीज के लिए, 50 to 60% डाटा साइंस और एआई ही चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या रीजन है उसके पीछे? क्या रीजन है उसके पीछे, क्यों चाहते हैं? अच्छा, बीटेक में बच्चा कंप्यूटर साइंस क्यों जा रहा है? मेजोरिटी बच्चा क्यों जा रहा है कंप्यूटर साइंस? आपको क्या लगता है वो भाई इंटरेस्ट है? जॉब्स। 70 to 80% स्टूडेंट जो वो करते हैं ना, उसका नहीं होता इंटरेस्ट, या उसको पता ही नहीं होता उस चीज के बारे में। तो इट मींस कि ये रिक्वायरमेंट तभी से आ रही है कि ठीक है, तुम करना चाहते हो, तुम्हें लग रहा है कि मेरे को सैलरी पैकेजेस हाई लेने हैं, मेरे को काम करना है इस डोमेन में, तो उसका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करके आओ, अच्छे तरीके से उसका प्रिपरेशन करके आओ, सो दैट कि तुम्हें वहां पे जाके दिक्कत ना आए। दैट वाज द रीजन, और दैट इज द रीजन व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू गो इनटू द डाटा साइंस एंड एआई। लेकिन मैं आपको बीइंग द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आप लोगों के लिए डाटा साइंस एआई तो है ही है, वीएलएसआई इज द वंडरफुल डोमेन फॉर यू। अभी पिछले साल 2022 के अंदर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था एनआईटी कुरुक्षेत्र में, उसका इंटरेक्शन पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, उसका वीएलएसआई में उसने एमटेक किया, 38 लाख का उसका पैकेज लगा। एनआईटी कुरुक्षेत्र से एमटेक इन वीएलएसआई पढ़ा, इंटरेक्शन सुन लेना, यूट्यूब के ऊपर पढ़ा उसका इंटरेक्शन। तो अब आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि सारे आईटीज आ गए, फिर साउथ के एनआईटीज आ गए, एनआईटी कुरुक्षेत्र कहां पे लाई कर रहा है, और अगर वहां पे 38 लाख का पैकेज मिल रहा है, सोचो अगर तुम साउथ के या फिर आईटी सिस्टम में जाओगे, वीएलएसआई या फिर सिग्नल में या सेमीकंडक्टर में, तो कितना आपको वैल्यू होगा उस चीज का, कैसा अच्छा प्लेसमेंट रहेगा। अगेन मैं एक चीज और बोलूंगा, मैं डोंट रन बिहाइंड द मनी, पैसे के पीछे मत भागना, आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, स्किल है, ब्रांडिंग है, इजीली यू कैन एक्वायर दैट, राइट। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्सपीरियंस फॉर द अब्रॉड? बाहर कौन कौन जाना चाहते हैं? अब मैंने कुछ चीजें शुरू में बोल दी, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि नीचे रखना, सीरियसली बताओ कौन कौन जाना चाहता है अब्रॉड? क्योंकि मैं आपको उसका एक आपको फंडा बताने वाला हूं। कौन ट्राई कर रहा है अब्रॉड के लिए? कोई भी नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता इससे, कुछ ना कुछ खरबूजे ने तो रंग बदला होगा, नहीं। चलो मैं बता देता हूं कि जो जो लोग भी आप हायर स्टडीज जाना चाहते हैं अब्रॉड के लिए, 2-3 आपको मैं रास्ते बता रहा हूं कि कैसे जाना है। पहला चीज, इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, गो एज एन इंजीनियर, डोंट गो एज अ लेबरर। एक इंजीनियर के तरीके से जाओ, एक लेबरर के तरीके से मत जाओ। 20, 25, 30 लाख लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, इतना पैसा वेस्ट करने का। हार्ड अर्न्ड मनी है बच्चे आप लोगों के पेरेंट्स का, या तो खुद से कमा के जाओ, फिर उस चीज का मजा है, पैसा मत वेस्ट करो। अब्रॉड जाना चाहते हो, सही तरीके से जाओ। सही तरीके का क्या मतलब है? पहले तो ये दिमाग से चीज निकालनी पड़ेगी कि मेरे को बाहर जाना है, ये वर्ड निकालना पड़ेगा, ये लाइन निकालनी पड़ेगी, दिमाग में लाओ कि मेरे को अब्रॉड में अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी स्टडीज के लिए जाना है और विद स्कॉलरशिप जाना है। बहुत स्कॉलरशिप्स हैं अवेलेबल, बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स। अच्छा, दूसरा, अगर कोई जाना ही चाहता है सर जैसे तैसे मेरे को भेज दो, चाहे मेरे को पीएचडी के लिए, चाहे वो मास्टर प्रोग्राम के लिए, लेट मी गिव यू सेकंड स्टेटमेंट। बेस्ट वे जो है फॉरेन जाने का, बीटेक कर लिया, डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया विद गुड क्रेडेंशियल्स, सीजीपी अच्छा करो, आईटी एनआईटी सिस्टम से करने का कोशिश करो, ऑल्दो कि वो भी मैटर नहीं करता है, सीजीपी अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। अप्लाई अब्रॉड, पूरा वर्ल्ड खाली पड़ा है,
अगर इंडिया के अंदर तुम्हें 70-80 हजार रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप मिल रहा है, यूएसए के अंदर 3,000 से लेके 5,000 यूएस डॉलर पर मंथ का स्कॉलरशिप स्टाइपेंड है आपको। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इतना पैसा क्यों दे रहे हैं पीएचडी करने के लिए? रीजन वही है जो मैंने आपको इंडिया के लिए दिया कि 70-80 हजार रुपए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है, प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है, उनके पास फंडिंग है, उनके पास पैसा पड़ा है, प्रोजेक्ट पड़ा है, काम करने के लिए बंदे नहीं मिलते हैं। और पीएचडी एक जॉब ही होती है। 35-40 हजार आपको आपकी पढ़ाई के लिए थोड़ा ना कोई दे रहा है, वो आपसे काम ले रहे हैं, उन्होंने आपको प्रोजेक्ट में लगाना है, उनसे आपको फंडिंग मिलेगी, उनसे आपको काम मिलेगा। तो एक डाउन द लाइन 3-4-5 साल के अंदर अंदर आपको वो काम कंप्लीट करना होता है। आपको पीएचडी अवार्ड हो गया, इंडस्ट्री का जो है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इधर से प्रोफेसर का भी प्रोजेक्ट कंप्लीट है, तो सभी के लिए विन विन सिचुएशन। बच्चे के लिए पीएचडी हो गया, आईटी हो गया, ब्रांडिंग हो गया, स्कॉलरशिप भी मिल गया, उसके बाद का प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद इंडस्ट्री का भी पर्पस सॉल्व हो गया, उसने पैसा दिया, अपना काम करवा लिया, प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिया आपने उसको। और जिसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो जिस इंडस्ट्री को, वही इंडस्ट्री आपको रिक्रूटमेंट करती है, वही आपका प्लेसमेंट लेती है। 60, 70, 80 लाख मेरे मुंह से मतलब जो निकल रहा है वो फैक्ट है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल जा रहा हूं कि 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख, ऐसा नहीं है बच्चे। मैं अगेन वही चीज बोल रहा हूं, यहां से निकल के तो देखो तो सी कैसे पैकेजेस लग रही हैं, चेक करो चीजों को लेके, बहुत ऑप्शंस हैं। तो अब्रॉड अगर जाना है, रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? हमें नहीं लिखना पहले IELTS GRE, हमें नहीं लिखना है पहले। अच्छा, डायरेक्ट पीएचडी भी तुम कर सकते हो यूएसए के, जिसका सीजीपीए 9+ है या 8.5+ है और पीएचडी करना चाहता है, डायरेक्ट पीएचडी यूएसए से यू कैन गो। गए हैं बहुत बच्चे। योरपीडिया ग्लोबल जो मैंने आपको तीसरा प्लेटफॉर्म दिखाया था, उस पर बहुत सिलेक्शन पड़ी है योरपीडिया ग्लोबल के ऊपर। चेक करना स्टार्ट करो और अवेयरनेस लेके आओ अपने अंदर। हाँ, क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे। शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम्स और बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग गेट इन द 3rd ईयर। 3rd ईयर में गेट एग्जाम लिखने के बेनिफिट क्या है और 2 गेट एग्जाम लिखने के क्या बेनिफिट है? देखो, मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं। क्वाइन है, हेड लेके आना है। 1 चांस है, 2 चांस है, 3 चांस है, 4 चांस है, एक बार हेड लेके आना है। किसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली 4 चांसेस में है ना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा, पर ये श्योर तो नहीं आएगा कि नहीं आएगा। यही चीज इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है। 3rd ईयर में जब आप एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारे पास एक, देखो आपने पूरा साल मेहनत किया और 3 घंटे का पेपर है गेट का। मान लो वो 3 घंटे आपकी लाइफ के अच्छे नहीं गई, तो पूरी लाइफ थोड़ा ना खराब करनी है उस चक्कर में। तो इस 3 घंटे के चांसेस इंक्रीज कर लो। 3rd ईयर में भी 2 पेपर दो, फाइनली में 2 पेपर दो, 4 ऑप्शन आ गई और 4 गेट स्कोर कार्ड में से जो बेस्ट होता है उसमें कर लो। नहीं कॉप अप कर पा रहे हैं, 3rd ईयर में ऐसा गेट पेपर लिखो। देखो, अगर आपने टेक्निकल डोमेन में रहना है, अब देखो एक चीज मैं और बता रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी बताया, पीएसयू टारगेट कर रहे हो, गो विद द राइट विद द इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली। हायर स्टडीज टारगेट कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंटेशन से भी लिख सकते हो आप पेपर, राइट। मैं अभी सारी ऑप्शन दिखा रहा हूं कि बीइंग द इलेक्ट्रॉनिक्स इन बीटेक आपके पास कौन कौन से पेपर आप लिख सकते हो। डेटा साइंस से पेपर हर कोई लिखो, चाहे इस साल लिखो चाहे नेक्स्ट ईयर लिखो, बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट है। अब उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आईटी किसको प्रेफर करेगी? आपका गेट में इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा आपने पेपर दिया, आपका आया 600 गेट स्कोर। आपका गेट डाटा साइंस में दिया, आपको आया 450 गेट स्कोर। दोनों के थ्रू आप सेम डाटा साइंस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? ऑब्वियसली डाटा साइंस वाले को, स्कोर को नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये 450 गेट स्कोर है, लेकिन इसे पढ़ा तो सारा डाटा साइंस है ना जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है, तो उसमें आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। ऑल्दो कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमें पता है ये सिस्टम, बहुत सारे ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं, ई व्हीकल्स हो गया, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, एनर्जी हो गया, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे मल्टीपल ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वेरियस ब्रांचेस के। प्रेफरेंस किस केस में दिया जाता है? हर किसी के लिए डिवाइड किया जाता है कि ठीक है, कुछ सीटें यहां से मेरे को मैकेनिकल से लेनी है, कुछ इससे लेनी है, कुछ इससे लेनी है, और फिक्स है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से देखी जाती है चीजें, राइट। अब दिमाग में आ रहा है कि सर डाटा साइंस करने के बाद, पेपर देने के बाद सर बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट एक ही है जो मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूं मैं। एक ही चीज है जो सुप्रीम पावर है, वो है पैसा, और उससे पहले वाला स्टेप है नॉलेज, स्पेशलाइजेशन, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें। डाटा साइंस से पेपर तो उसका बहुत बेनिफिट है। थोड़ा सा सिलेबस है, स्पेशली जो लोग कोडिंग करते रहते हैं, लैंग्वेजेस जानते हैं, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये पेपर, तो बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। और मैं एक चीज और आपको एक फिगर देने जा रहा हूं, अभी तक हुआ नहीं है ये, अभी तक हुआ नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट द गेट
इन एनी ऑफ द ब्रांच, एनी ऑफ द सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी डाटा साइंस दिस ईयर, सबसे ज्यादा। क्योंकि अदरवाइज अभी तक सबसे ज्यादा जो होते थे मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सॉरी मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल, कोर ब्रांचेस से ज्यादा होता है, क्योंकि मेजोरिटी जगह पे ये तो होती है कोर ब्रांचेस, राइट। लेकिन इस बार वो डाटा साइंस होने वाला है। तो आप भी उससे उस रैट रेस में ही बोलूंगा मैं, आ जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, टारगेट सेट करो अपने अपने कि क्या मेरे टारगेट है, किस डोमेन में मेरे को जाना है, मेरे को पीएसयू डोमेन में जाना है, जॉब डोमेन में। अच्छा, एक और मैं लाइन आपको बता रहा हूं, पीएसयू के लिए किसको ट्राई करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए किसको ट्राई करना चाहिए? यार जो लोग चाहते हैं आराम, जो लोग चाहते हैं ठीक है पैसे का कोई लालच ही नहीं है, ठीक है, और मतलब आराम चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, पीएसयू जॉब आर मीन फॉर देम। मतलब रिलेट मत करना किसी और चीज के साथ, अदरवाइज मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आप उस पोजीशन पे डिसीजन मेकर्स। अगर आप चाहते हो टेक्नोलॉजी, नॉलेज एक्वायर करना, जबरदस्त पैसा कमाना, वो आपको बच्चे प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा, और प्राइवेट के ऊपर आ जाओ आपका एंटरप्रेन्योरशिप, अपने काम में मिलेगा सेटिस्फेक्शन। सबसे ज्यादा जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो अपने काम में मिलेगा, और किसी काम में नहीं मिलेगा, किसी दूसरे के काम करके नहीं मिलेगा, अपने काम में ही मिलेगा। तो एक स्टेजेस होती है आपको, कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप बोल दिया कि ठीक है सर उसी में मजा, तो उसी में एंटरप्रेन्योरशिप में करते हैं, कुछ ढूंढते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना कि मेरे को उस फील्ड का नॉलेज है नहीं है, नॉलेज एक्वायर करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, स्पेशलाइजेशन लेके आओ, एक्सप्लोर करो, निकल जाओ यहां से पंजाब से बाहर, आईटी सिस्टम में एंटर करके देखो, और मेरे को बताना कि वो चीज फेस कैसा था। वो आपका वंडरफुल फेस होगा आपकी लाइफ का, राइट। उसके बाद हाँ, आपको पता है कि आप लोगों के पास दो टाइप ऑफ में कैटेगराइज हम लोग करते हैं, कि जब आप हायर स्टडीज में अप्लाई करते हैं तो एक होती है आपकी कोर ब्रांचेस, एक होती है आपकी नॉन कोर ब्रांचेस या इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। कोर ब्रांचेस में कौन कौन सी होती है, मैंने कुछ आप लोगों को बताया था, जैसे वीएलएसआई, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, आरएफ एंड माइक्रोवेव कंट्रोल सिस्टम, ऐसे बहुत सारी है, राइट। नॉन कोर के अंदर डाटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, मैकाट्रॉनिक्स, ई व्हीकल्स, एरोस्पेस। आईआईटी मद्रास एमएस प्रोग्राम एरोस्पेस, बोइंग और एयरबस आते हैं प्लेसमेंट के लिए वहां पे। पैकेजेस 35-40 लाख से कम का पैकेज नहीं है, लेकिन वो तभी मिलेगा अगर आप उस स्टेज पे जाके पहुंचोगे, ये चीज दिमाग में रखना। न्यू गेट पेपर। अच्छा, मैं और बता दूं कि बीइंग द इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग और कौन कौन सा गेट पेपर दे सकते हैं। ईसी कोड, कंप्यूटर साइंस से आप सेकंड पेपर, दो गेट पेपर मैंने बोला। देखो अगर आपने एक गेट पेपर देना तो कोई भी दे लो, चाहे मैकेनिकल से दे लो। प्रॉब्लम कहां पे आती है, एलिजिबिलिटी में, कि जब आप अप्लाई करेंगे कि मेरा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, गेट मेरा मैकेनिकल में, मैं कहां पे एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। मैंने जानबूझ के मैकेनिकल बोला है क्योंकि वो टोटली रिवर्स है आपके। तो अगर आपने गेट का पेपर दिया है किसी ब्रांच में, उसके बाद आप कहां पे एलिजिबिलिटी बनता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आप दूसरा गेट का पेपर दे सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में दे सकते हैं, डाटा साइंस में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में दे सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में दे सकते हैं, और आप फिजिक्स में दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का जिसको बहुत ज्यादा शौक है उसके लिए आईआईटी कानपुर के अंदर प्रोग्राम है, आईआईटी इंदौर के अंदर भी प्रोग्राम है, मास्टर्स प्रोग्राम। पता ना इसके बारे में? नहीं। ऐसे बहुत ऑप्शंस हैं, मैं तभी तो बोल रहा हूं सीटें खाली रह जाती हैं आईटी सिस्टम के अंदर और हमें पता नहीं होता है, राइट। एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, अवेयरनेस लेके आओ अपने अंदर। उसके बाद एनी क्वेरी, कोई लास्ट में क्वेरी, कोई भी किसी तरीके का कोई भी उल्टा सीधा छोटा मोटा कोई भी डाउट हो। अच्छा, दो पर्पस है जो आप लोगों से हमने डिटेल ली है। एक जो मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप हम आपका क्रिएट करेंगे, जिसमें जो भी टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन स्पेशली फॉर यू रिक्वायर्ड होगी वो आप लोगों के पास हम शेयर करते रहेंगे, राइट। उसमें आपको कभी कोई डॉक्यूमेंट शेयर होगा, लीव मत करना, पेशेंस के साथ रखना, पेशेंस रखना उस चीज में, क्योंकि इन चीजों के लिए पेशेंस चाहिए। आप लोगों को अभी 1.5-2 साल का लंबा टाइम है, उसको कंप्लीट करना है, राइट एवरीवन। एनी क्वेरी एनी वन ऑफ यू हैव। अच्छा, वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़, हम लोग वहां से हैं, तो कोई किसी तरीके का क्वेरी आता है तो आप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कोई भी प्लेटफॉर्म आप ओपन करेंगे, चाहे ईसीपी का चाहे योरपीडीए का, यू विल फाइंड माय कॉन्टेक्ट नंबर। स्टिल आप लोगों को कोई डाउट रहता है, कोई किसी तरीके का क्वेरी रहता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। कोई वीडियो होगा, कोई पोस्टर होगा, आपको हर जगह मेरा ही कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। माई नेम इज गुरविंदर, राइट। एनी क्वेरी एनी वन। कुछ खुला दिमाग, खुला ही नहीं खुला? सभी को गेट पेपर लिखना चाहिए यार, सभी को, उससे बहुत नॉलेज एक्वायर होता है। लीव अबाउट द रिजल्ट,
लीव अबाउट द रिजल्ट, आउटकम छोड़ दो, लेकिन इस फेज को एंजॉय करो। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द इंजीनियर। आपको पता है कि जो लॉ करते हैं, लॉयर होते हैं, सीए करते हैं, उनके लिए एक एग्जिट एग्जाम होता है, आपको पता है? पता है आपको? पता है आपको? अगर वो पेपर क्लियर नहीं करेगा उसको सीए का डिग्री नहीं मिलता है, और ये एमबीबीएस के लिए भी एप्लीकेबल है। पता है आपको एक एग्जिट एग्जाम होता है? हाँ या ना तो बोलो यार, अब तो सुन लिया काफी कुछ, अब तो एनर्जी आ जानी चाहिए, गर्मी लग रही है अभी भी। हाँ, और ये बहुत 4-5 साल पहले बात चली थी कि इंजीनियर के लिए, बीटेक के लिए भी एक एग्जिट एग्जाम बनाते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ, ठंडे बस्ती रह गया। तो ये वही फेज है, जेट का जो स्कोर कार्ड है इसका बहुत वैल्यू है, आप इसको अपने रिज्यूमे पे लिख सकते हो लाइफ लॉन्ग, और ये इस चीज का प्रूफ है कि यस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको अपनी फील्ड का। राइट एवरीवन, चलो थैंक यू। आई थिंक आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होना है, कोई भी कोई क्वेरी हो यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।